So first of all let us have a quick review. हमने एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर का बिहेवियर पढ़ा था. हाउ डज इट behave when it is operated in no load conditions, right? और उसके लिए हमने फेजर डायग्राम बनाया था. तो this is a review of the phasor diagram of an ideal transformer which is open circuited, which means that this transformer is under no load. No load का मतलब ये है कि secondary side में there will not be any current flowing, right? So phasor diagram हम कैसे बनाते हैं? हमने 4 quadrants बनाए. हमने angular frequency को mark किया, which is common for all the AC quantities in the transformer. फिर we always start with the mutual flux, right? So mutual flux को हमने reference phasor माना और उसको हमने positive x-axis की तरफ बनाया, right? And then we deal with the causes and effects of this mutual flux. First of all, the cause. This mutual flux was caused by a current which was flowing in the primary. तो वैसे उसका नाम हमें I1 देना चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी में फ्लो हो रहा था, लेकिन नो लोड कंडीशन है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है. जब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं नो लोड करंट I0. So I0 was the cause and this flux was the effect. ये वाला करंट जो था I0, ये कहां से आया था? हमने प्राइमरी वाइंडिंग में जो AC वोल्टेज दिया था उसके कारण ये करंट I0 आया था. और हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग वाली साइड थी, इट वाज एक्टिंग लाइक अ प्योर इंडक्टर, व्हिच मींस दैट द वोल्टेज शुड लीड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. इसीलिए जो इनपुट वोल्टेज है that is marked as V1 and it is drawn along the positive y-axis, right? So V1 was the cause, I0 was the effect, then I0 was the cause and phi was the effect. और इस phi के कारण क्या हुआ? दो EMFs इंड्यूस हुए, एक प्राइमरी साइड में और एक सेकेंडरी साइड में. और हमेशा बिकॉज ऑफ लेंस लॉ, चाहे वो केस आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्रीज लैग करेगा, राइट? इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड EMF है, दिस शुड कम अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस. और अगर ये इसको हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर मान रहे हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, तो मैंने E2 को ग्रेटर बनाया है E1 से, राइट? सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशंस. इसमें जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें याद रखना था वो था कि V1 इज इक्वल टू माइनस E1, राइट? ये हमें लेंस लॉ से पता चला था कि साइन नेगेटिव है और आइडियल कंडीशंस हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स 0 हैं, जो वाइंडिंग है उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है, इसीलिए देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, इसीलिए V1 इज इक्वल टू माइनस E1 था. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. उसके बाद हमने नॉन आइडियलिटीज डिस्कस करना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में. जो सबसे पहले नॉन आइडियलिटीज, सर फेजर डायग्राम एक सेकंड, जो सब यू आर सेइंग समथिंग, तो एक बार फेजर डायग्राम दिखा दीजिए जो भी. या बी अ बिट लाउड, ओके? मुझे आवाज ना कम आ रही है. ओके सर, हो गया, थैंक यू. ओके. फिर हम नॉन आइडियलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे. जो सबसे पहली नॉन आइडियलिटी है दैट इज रिलेटेड टू द आयरन कोर. आयरन कोर में जिस नॉन आइडियलिटी की हम बात कर रहे थे दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस, राइट? उसमें मैंने आपको क्या बताया था? देखो, मैंने आपको ये बताया था, वी हैव दिस आयरन कोर एंड वी हैव दिस वाइंडिंग्स, और इस वाइंडिंग में एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा था, राइट? इस ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स बना था दैट वाज आल्सो ऑल्टरनेटिंग, यानी ये जो एरो है
अभी जो मैंने इसको क्लॉकवाइज बनाया है, एक बार क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है और एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स भी अपनी अपनी जो पोल्स है उनका नेचर जो होगा वो चेंज, ठीक है। और मैग्नेटिक सर्किट्स जब हम पढ़ रहे थे, सो दिस इज अ मैग्नेटिक सर्किट बेसिकली, राइट। सो मैग्नेटिक सर्किट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज मैग्नेटाइज कैसे हो जाती है, राइट। वी रेड अबाउट द थ्योरी ऑफ डोमेन्स। सो नॉन लीनियरिटी यहाँ पर एक आती है। नॉन लीनियरिटी क्या है? आइडियली देखो क्या होना चाहिए इस केस में, होना क्या चाहिए, मैंने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है कॉज और वाई एक्सिस में मैंने प्लॉट किया है इफेक्ट, राइट। सो नॉर्मली हम मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या पढ़ते हैं, कॉज जो है वो एम्पियर टर्न्स है, इफेक्ट जो है वो फ्लक्स है, राइट। मोर अप्रोप्रिएटली एम्पियर टर्न्स डिवाइडेड बाय द मीन लेंथ, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच कहते हैं, और फ्लक्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम बी कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, राइट। सो एच इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट। तो आइडियली देखो क्या होना चाहिए, दिस इज द कर्व आई एम ड्राइंग फॉर एन आइडियल कोर। तो आइडियली क्या होना चाहिए, व्हेन द कॉज इज जीरो द इफेक्ट शुड आल्सो बी जीरो, राइट। सो ओरिजिन में ये वाला हमें कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए। फिर आपने क्या किया, कॉज को बढ़ा दिया तो इफेक्ट भी बढ़ गया, कॉज को आपने और बढ़ाया तो इफेक्ट और बढ़ गया। इस तरह से जब आप कॉज को बढ़ाते जाओगे तो इफेक्ट बढ़ते जाएगा, राइट। अगर आप कॉज को डायरेक्शन चेंज करोगे तो इफेक्ट भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आइडियली होना क्या चाहिए, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है इसे हम एक बी एच कर्व कह रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में एच है और वाई एक्सिस में बी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। हमने कॉज और इफेक्ट, कॉज को जब बढ़ाया तो इफेक्ट बढ़ा, यानी कि एरोज इस तरह के हैं। फिर मान लो इस स्टेज पर आकर मैंने कॉज को कम करना चालू किया, तो इफेक्ट भी एग्जैक्टली सेम फैशन में कम होना चाहिए, मतलब वी शुड ट्रेस बैक द सेम लाइन। सो दिस इज फॉर द आइडियल केस, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्यों नहीं है, क्योंकि जो डोमेन्स को आप उनकी जगह से रीअलाइन कर रहे हो, तो जब आप वापस कॉज को कम करते हो तो वो अलाइनमेंट प्रीवियस कंडीशन में नहीं जा पाता। यानी कि हमने कॉज और इफेक्ट दोनों जीरो थे, बिल्कुल फ्रेश मटेरियल हमने लिया, दोनों जीरो थे। फिर मैंने कॉज को बढ़ाया, इफेक्ट बढ़ गया, मैंने कॉज को और बढ़ाया, इफेक्ट और बढ़ गया, फिर मैंने कॉज को और बढ़ाया, इफेक्ट और बढ़ गया, ठीक है। तो ये इस तरह का कर्व बना जब मैं कॉज को बढ़ा रहा हूँ और इफेक्ट बढ़ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट ए से मैं वापस ये वाला, लेट अस से दिस वाज h1 एंड दिस वाज h1 डैश, राइट। तो पहले मैं h1 डैश पे था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो थी b की, लेट अस से दैट वाज b1 डैश। फिर मैं h1 पर आया तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो थी b की, दैट वाज b1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस h1 से h1 डैश पर जा रहा हूँ। तो मैं जब वापस इस पॉइंट पे गया तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जब h1 डैश है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो फ्लक्स डेंसिटी b1 डैश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। वो थोड़ी सी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि जो अलाइनमेंट है डोमेन्स का वो वापस अपना पहुंचा नहीं, कुछ अलाइनमेंट जो पॉजिटिव एच की तरफ था वैसा ही रह गया। तो अब जब हम पाथ ट्रेस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट पाथ विल नाउ बी डिफरेंट, राइट। तो अब जब ए पॉइंट से वापस मैं ट्रेस करना चालू करूंगा तो पाथ जो है वो इस तरह से जाएगा। और अब हम ये देखेंगे कि कॉज तो जीरो है लेकिन इफेक्ट जीरो नहीं। इसको हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, करंट फ्लो किया, तो वो जो आयरन का पीस था वो मैग्नेट बन गया, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, करंट को जीरो कर दिया, लेकिन उस आयरन के पीस में मैग्नेटिज्म फिर भी रह जाएगा। तो ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। कॉज इज जीरो बट इफेक्ट इज नॉट जीरो। कॉज को जीरो, इफेक्ट को जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉज को फिर नेगेटिव लाना पड़ेगा, तब जो अलाइनमेंट है वो आप अपोजिट डायरेक्शन में कर पाओगे, राइट। इसी तरह से आपने जब एच को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज किया तो बी विल अगेन उसी तरह का वो पाथ ट्रेस करेगा। तो अब ये जो
ग्राफ हमें दिख रहा है, कर्व जो हमें दिख रहा है वो एक क्लोज्ड कर्व दिख रहा है, क्लोज लूप टाइप का कर्व दिख रहा है, इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, ये नॉन आइडियल केस में अब होगा। आइडियल केस में एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नॉन आइडियल केस में क्लोज लूप बनेगा। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि जो इफेक्ट है इट इज लैगिंग बिहाइंड द कॉज, राइट। हमें कैसे मालूम वो लैग कर रहा है, क्योंकि जब कॉज जीरो होता है तो इफेक्ट जीरो नहीं होता है। इफेक्ट को जीरो करने के लिए आपको कॉज को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है। तो दिस टेंडेंसी इज नोन एज हिस्टेरेसिस, वेयर द इफेक्ट इज लैगिंग बिहाइंड द कॉज। ठीक है, तो ये अब एक नॉन आइडियलिटी है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो अब जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो मैंने ये 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए, मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मार्क कर दिया, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसको मैंने ले लिया एज अ रेफरेंस। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस म्यूचुअल फ्लक्स, नो लोड करंट इज द कॉज, आई नॉट इज द कॉज। लेकिन अब क्या हो गया, अब नॉन आइडियल कंडीशंस हम देख, तो आइडियली होना क्या था, आई नॉट जो था वो सेम फेज में था फ्लक्स के साथ, लेकिन अब हिस्टेरिसिस है, यानी कि इफेक्ट इज लैगिंग बिहाइंड द कॉज, इन अदर वर्ड्स कॉज इज लीडिंग द इफेक्ट। तो जो कॉज होगा वो इस तरह से हम बनाएंगे किसी एक एंगल गामा पर, दिस एंगल गामा इज कॉल्ड हिस्टेरिक एंगल। दिस एंगल इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल। आप जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हो उससे डिटरमाइन होगा कि हिस्टेरिक एंगल कितना है ना। जितना अच्छा आप मैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे हिस्टेरिक एंगल उतना कम होगा, और आइडियली दिस हिस्टेरिक एंगल शुड बी 0, राइट। सो सबसे पहला चेंज ये आ गया। अब इस चेंज के आने से और भी कई चीजें हमें इनसाइट्स मिलती, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट इनसाइट जो है वो मैं बता रहा हूं। सो दिस वाज द फ्लक्स फाई नॉट, द म्यूचुअल फ्लक्स फाई, एंड this is the no load current which is flowing in the primary winding, right। अब देखो इसको, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक कंपोनेंट मैंने जो एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया है वो कंपोनेंट फ्लक्स के साथ सेम फेज में अब दिख रहा है। तो हम ये कहते हैं कि यही वाला कंपोनेंट है जो फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। आई नॉट को हमने रिजॉल्व किया एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है उसमें हमने देखा कि इट इज इन फेज विद द फ्लक्स। तो हम ये कहते हैं कि यही वाला कंपोनेंट है जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस कंपोनेंट का हम नाम देते हैं आई एम, which stands for the magnetizing component of no load current I naught। आई नॉट का एक कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि ये मैग्नेटाइज कर रहा है कोर। ठीक है, दूसरा एक कंपोनेंट है जो इसके साथ क्वाड्रेचर में है 90 डिग्रीज पर एक कंपोनेंट। अब ये वाला करंट क्या कर रहा है, फिर एक करंट ने क्या, एक पार्ट ऑफ द करंट ने क्या किया, उसने फ्लक्स क्रिएट किया। अब एक और कंपोनेंट बचा है, अब वो क्या कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का। वो जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या करता है, देखो हमारे पास ये एक डोमेन था, ठीक है, मैग्नेटिक डोमेन था। हमने इसको क्या किया, फोर्सफुली हमने इसका अलाइनमेंट चेंज किया और यहां ले आए। मान लो पोजीशन ए पर था, कोई पोजीशन है ए, हम उसको फोर्सफुली ले आए बी पर, राइट। लेकिन वो फ्लक्स कैसा है, वो ऑल्टरनेटिंग है, यानी कि हम इसको वापस फिर अपोजिट पोजीशन में भी लाए सी पर, फिर जब साइकिल चेंज हुई तो फिर बी पर आया या उसके आसपास कहीं पर आया, फिर ये सी के आसपास आया।
तो ये जो बार बार जो इस डोमेन का मूवमेंट हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो हीट के फॉर्म में जिसका लॉस होगा। ठीक है, ये बार बार जो हम डोमेन की डायरेक्शन जो चेंज कर रहे हैं उसको बार बार रियलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एसी सिग्नल है, राइट, ऑल्टरनेटिंग है करंट, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो भी ऑल्टरनेटिंग है। तो बार बार जो हम पोल्स को चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर लॉसेस होंगे, हीट के लॉसेस होंगे, और उन लॉसेस को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या है, ये पावर का लॉस है। ठीक है, जो बार बार हम मैग्नेटाइज करने के लिए जो हम बार बार रियलाइन कर रहे हैं डोमेन्स को, उनके कारण क्या हो रहा है, पावर का लॉस हो रहा है। जो कोर है वो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ये जो पावर का लॉस है इसे हम हिस्टेरिसिस लॉसेस कह रहे हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कह रहे हैं। दिस लॉस डिपेंड्स ऑन द एरिया विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड कर्व। ये कर्व जितना छोटा होगा, हिस्टेरिसिस लॉसेस उतने कम होंगे, और हम कहेंगे कि वो मटेरियल उतना अच्छा है। आइडियल केस में देखो, द क्लोज्ड कर्व जो है, देयर इज नो क्लोज्ड कर्व, तो जो एरिया है वो जीरो है, यानी आइडियली देयर आर नो हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि वो जो दूसरा कंपोनेंट है करंट का, अब इस ये लॉसेस को सप्लाई कहां से आ रही है, ये पावर कहीं से तो आ रहा होगा ना, जो कन्वर्ट हो रहा है हीट में, तो ये कहां से आ रहा है, ये जो सप्लाई आपने दी थी वहीं से आ रहा है। वो किस फॉर्म में किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो जो दूसरा कंपोनेंट है करंट का वो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, इस कोर के अंदर एक और लॉस होगा जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड एन एडी करंट लॉस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसको हम प्लेस कर रहे हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। अब वो कंडक्टर की जगह हमने क्या किया, एक पूरी प्लेट अगर हमने रख दी है, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो बार बार चेंज हो रहा है, अपनी ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, इस प्लेट के अंदर अगर आप इसको डिफरेंशियल एलिमेंट्स में देख लोगे तो आपको इसके अंदर छोटे छोटे कंडक्टर्स दिखाई देंगे। हर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्लोज्ड पाथ है, करंट को फ्लो होने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट्स फ्लो होने लग जाएंगे। करंट्स फ्लो होने लग जाएंगे तो उसके कारण फिर आई स्क्वायर आर एक लॉस होगा, इसका रेसिस्टेंस भी है, तो पावर का लॉस होने लग जाएगा, ये प्लेट जो है वो गर्म हो जाएगी, राइट। तो अगर इस प्लेट को आप देखो और इसमें एक ऐसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेट को अगर कट करे, तो हम ये देखते हैं कि जो इसके अंदर करंट्स बन रहे हैं वो ऐसे सर्कुलर पाथ्स में बनते हैं, राइट। ये एक भंवर जैसा दिखता है, एडी करंट। एडी करंट का मतलब है कि इस तरह के करंट बन रहे हैं जो इस शेप में है। ठीक है, तो इसके कारण भी ये कोर गर्म हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस भी एक पावर का लॉस है। तो ये दोनों लॉसेस कहां पर हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक कोर में हो रहे हैं। कोर के अंदर दो तरह के, हम नॉन आइडियलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। आइडियली क्या हो रहा था, ट्रांसफार्मर में पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा था, उसकी एफिशिएंसी 100% थी। नॉन आइडियलिटी में अब क्या हो गया है, कोर जो है वो नॉन आइडियल है, तो उसके अंदर दो तरह के पावर लॉस हो रहे हैं। पहला मैंने कौन सा बताया, हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा मैंने बताया एडी करंट लॉस। ये दो तरह के लॉसेस कोर के अंदर हो रहे हैं। ये पावर जो है, ये जो एनर्जी है, ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, और ये कहाँ से आ रही है, जो आपने सप्लाई दी थी वहां से आ रही है। और उसको उस पावर को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये वाला करंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं आईसी, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट के अब दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है जो काम की चीज करेगा, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, आई एम, मैग्नेटाइजिंग करंट। काम की चीज क्या है, आई नॉट का फंक्शन क्या था, कोर को मैग्नेटाइज करना। तो इस कंपोनेंट ने क्या किया, कोर को मैग्नेटाइज कर दिया। लेकिन कोर क्योंकि नॉन आइडियल है, तो उसमें कुछ पावर के लॉसेस भी हो रहे हैं, राइट। तो एक कंपोनेंट ऐसा है
जो उन पावर लॉसेस को कॉम्पनसेट कर रहा है, वहां से वो पावर आ रही है, इस करंट के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये एक नॉन आइडियलिटी है। तो आइडियली आपका क्या होना चाहिए, दिस हिस्टेरिक एंगल शुड बी 0। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, ऐसा मटेरियल चुनना चाहिए जिसमें हिस्टेरिक एंगल कम से कम हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप जो ट्रांसफॉर्मर्स देखोगे जो सबस्टेशंस में यूज हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहे हैं, उसमें एक खास तरह का मटेरियल हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं CRGO, सिलिकॉन स्टील। ये खास तरह का स्टील है। दिस स्टैंड्स फॉर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं कि इसमें हिस्टेरिक एंगल कम से कम हो। तो जो लॉसेस होंगे, कौन से लॉसेस, कोर लॉसेस, वो बहुत कम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के कोर लॉसेस हैं। कोर लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स, हिस्टेरिसिस लॉसेस, सर उसका नाम क्या था, कोल्ड रोल्ड ग्रेन एक ओरिएंटेड? या ग्रेन ओरिएंटेड। एक मिनट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट अगेन। सो हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। सो हाउ टू रिड्यूस देम। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए आप क्या करोगे, अच्छा मटेरियल यूज करो। और एक अच्छा मटेरियल है CRGO सिलिकॉन स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। एडी करंट लॉसेस को आप कम करने के लिए आप क्या करते हो, आप लैमिनेशंस यूज करते हो। यू यूज अ लैमिनेटेड कोर। यानी कि जब मुझे कोर बनाना था तो मैंने उसको एक सॉलिड कोर नहीं बनाया, ये एक सॉलिड कोर है। इसमें क्या है, करंट के पास पाथ हैं बहुत सारे मूव करने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स ली। दिस इज अ स्ट्रिप, इस शेप की स्ट्रिप है, और इसको मैंने कोट कर दिया है, एक इंसुलेटिंग किसी मटेरियल से कोट कर दिया। और फिर ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स को मैंने आपस में जोड़ दिया, यानी कि अब यहां पर ये एक सॉलिड कोर ना होकर ये स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, अब वो इस तरह का दिख रहा है। अब क्या होगा, अगर आप यहां से देखो तो ये ऐसी स्ट्रिप्स हैं, बहुत पतली पतली हैं, मिलीमीटर में 0.5 मिलीमीटर के डायमेंशन की स्ट्रिप्स हैं। अब यहाँ पर करंट्स को फ्लो होने के लिए बहुत लिमिटेड पाथ है, एडी करंट्स को फ्लो होने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो लॉसेस हैं, एडी करंट लॉसेस, वो कम हो जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आ सकता है। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस द कोर लॉसेस। तो हमें ये याद रखना है कि कोर लॉसेस दो तरह के होंगे, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस हिस्टेरिक लूप के कारण आ रहा है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको अच्छा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और CRGO सिलिकॉन स्टील उस तरह का एक अच्छा मटेरियल है। एडी करंट लॉसेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आ रहे हैं, क्योंकि कोर में फ्लक्स है, चेंजिंग फ्लक्स है, इसलिए उसके कारण कोर के अंदर भी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके कारण पावर का लॉस हो रहा है, उसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं। तो इसको कम करने का तरीका क्या है, उन करंट्स के पाथ्स को लिमिट किया जाए। और वो कैसे हो सकता है, अगर हम लैमिनेशंस यूज करेंगे तो हम कोर को एक सॉलिड कोर के रूप में ना बनाकर उसको एक लैमिनेटेड कोर के रूप में बनाएंगे, तो एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इस फेजर डायग्राम को यूज करके हम जो ट्रांसफॉर्मर का जो सर्किट हम बना रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। देखो, ये वाला केस है आइडियल केस, और ये वाला केस है प्रैक्टिकल केस, नॉन आइडियल केस। ठीक है, सो दिस इज नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल केस। सो नाउ आइडियल केस में हमने ट्रांसफॉर्मर का
जो मॉडल बना है, फिजिकल मॉडल जिसको मैं कहता हूँ, जो हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल देखा था, तो ये उसका सिंबल है, सिंबल ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इस सिंबल का सिर्फ इतना सा मतलब है, ये दो वाइंडिंग्स हैं, एक कोर को हम शो कर रहे हैं, ये वाला पार्ट आइडियल पार्ट, ठीक है। इसके आइडियल होने का क्या मतलब है? इसके आइडियल होने का मतलब ये है कि अगर इस पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इस पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, यहाँ का ईएमएफ अगर E1 है और यहाँ का ईएमएफ अगर E2 है, तो आइडियल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि E1 बाई E2 है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दोस वोल्टेजेस, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। बस ना, आइडियल होने का मतलब सिर्फ इतना है। बाकी चीजें हैं कि कोई लॉसेस नहीं है, वो सब है, बट ये आइडियल वो है, केस है। तो जब आपको नॉन आइडियल के ट्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम बनाना है, तो आप कैसे चालू करोगे? आप आइडियल से ही चालू करोगे और उसमें नॉन आइडियलिटीज को ऐड करो, राइट। आप नॉन आइडियल के लिए केस के लिए कैसे बनाओगे? स्टार्ट विद द आइडियल केस एंड ऐड नॉन आइडियलिटीज। ठीक है, इसी को हम फिजिकल मॉडल कहते हैं। तो आइडियल केस क्या था? ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल केस था। ये वाला ईएमएफ E1 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये E2 है, N1 है और N2 है, और हमें मालूम है कि E1 बाई 2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। अब यहां पर हम नॉन आइडियलिटीज ऐड करें। यहां पर हमने वोल्टेज सप्लाई दिया था V1, यहां से हमें वोल्टेज सप्लाई आउटपुट मिलेगा V2। अब यहाँ और कुछ चीजें ऐड करनी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ वो चीज ऐड कर रहा हूँ जो अभी अभी हमने सीखा है कि कोर लॉस को, जो कोर के लॉसेस हो रहे हैं उनके कारण जो चीज सीखी है, अभी हम उसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, ये जो करंट I0 है, इसके हमने दो कंपोनेंट्स बनाए। एक बनाया IM, जो फ्लक्स के साथ सेम फेज में है, जो काम की चीज कर रहा है, राइट। और दूसरा कंपोनेंट बनाया क्वाड्रेचर कंपोनेंट IC। ये क्या कर रहा है? ये जो लॉसेस हो रहे हैं, पावर लॉसेस, उनको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट है जिससे हम पावर खींच रहे हैं और लॉसेस को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहां पर IM और IC शो करना है इस सर्किट में। शो करने के लिए मुझे क्या याद रखना है? मुझे याद रखना है कि IM और IC के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और रिलेशनशिप क्या है? IC इज लीडिंग IM बाय 90 डिग्री। एक रिलेशनशिप ये है। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? IC और IM फेजर फॉर्म में अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? I0। ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए अगर हम इस इन क्वांटिटीज को यहाँ पर शो करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पैरेलल में एक ब्रांच लगानी पड़ेगी यहाँ पर। इस ब्रांच में दो पार्ट होंगे, एक इंडक्टर वाला पार्ट होगा, एक रेसिस्टेंस वाला पार्ट होगा। इस ब्रांच में जो करंट जाएगा उसको हम कहेंगे I0। ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट होगा IC जो रेसिस्टेंस के थ्रू जाएगा, एक पार्ट होगा IM जो इंडक्टर के थ्रू जाएगा। अब देखो ये सब, इससे कैसे चीजें सेटिस्फाई हो रही। पहली चीज, IM का काम क्या था? मैग्नेटाइज करना, है ना। तो उसको शो करने के लिए हमने एक इंडक्टर यूज किया है, क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, आईसी का काम क्या था? जो पावर लॉसेज है उनको कॉम्पनसेट करना। लॉस हो रहा है, कौन से कंपोनेंट में हम लॉस को शो करते हैं? रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस। इंडक्टर और कैपेसिटर में तो कोई लॉस नहीं होता है पावर का, इसलिए आईसी को मैंने कैसे शो किया? रेसिस्टेंस में शो किया। तो आईसी स्क्वायर इंटू जो भी इसकी वैल्यू होगी, जिसको अब हम कहेंगे आरसी, आईसी स्क्वायर इंटू आरसी, ये चीज किसको शो करेगा? कोर के अंदर जो टोटल लॉसेज हो रहे हैं उनको शो करेगा। आईएम जिस इंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे XM, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ट्रांसफॉर्मर खोल के देखोगे तो उसके अंदर कोई ऐसी शंट ब्रांच दिखाई नहीं देगी आपको। ये सिर्फ उसके बिहेवियर को शो करने के लिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, राइट। और XM के साथ जहां भी X होता है वहां पे हम J भी रखते हैं, तो JX। अब इनको पैरेलल में होने का क्या लॉजिक है, वो भी ध्यान से सुनो। देखो, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कॉमन है दोनों के बीच में, राइट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, RC और XM। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? -E1।
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये उनके बीच में कॉमन है, तो मान लो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने ऐसे शो कर दिया -E1। ठीक है, रेसिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आईसी फ्लो हो रहा है। रेसिस्टेंस का वोल्टेज कितना है, -E1 है। रेसिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, है ना। तो ये E1 -E1 जो है यही उसका वोल्टेज है, तो उसका करंट क्या होगा, इसी फेज में होगा, आईसी। इस रेसिस्टेंस का करंट कितना होगा, आईसी। दूसरा करंट कौन सा, आईएम है। वोल्टेज कितना है उसके अक्रॉस, सेम है, -E1। लेकिन ये प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, यानी कि वो आईएम करंट कहां बनना चाहिए, नेगेटिव वाई एक्सिस में बनना चाहिए, राइट। और अब देखो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज। और क्या दिख रहा है कि आईसी लीड कर रहा है आईएम से, और क्या होना चाहिए था, आईसी इज लीडिंग आईएम। यानी इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। और यहां पर देखो केसीएल अगर लगाओगे, आई नॉट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आईसी और आईएम, राइट। सो आई नॉट इज इक्वल टू आईसी प्लस आईएम। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हम ट्रांसफार्मर का जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम आइडियल ट्रांसफार्मर बना देंगे, उसके बाद यहाँ नॉन आइडियलिटीज ऐड करेंगे। तो सबसे पहली नॉन आइडियलिटी क्या है कि इस आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ एक शंट ब्रांच में आप इंडक्टर लो, रेसिस्टेंस लो और इस शंट ब्रांच बना दो। इस शंट ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई नॉट, रेसिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो आईसी, इंडक्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो आईएम, दिस रेसिस्टेंस इज आरसी, दिस इज जेएक्सएम। और इस सारी कहानी क्यों हुई थी, ये कोर के नेचर के कारण हुई थी, क्योंकि वहां पर हिस्टेरेसिस था, which means that the current was leading the flux, और ये इसके दो कंपोनेंट्स थे, आईएम एंड आईसी। तो ये जो चीज है वो इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट तो हो तो प्लीज आस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट कि हम क्यों ऐसे पैरेलल में लेते हैं। सर एक बार ही दोबारा बता रहा हूँ। क्या चीज, सर पैरेलल में क्यों? मुझे ना आवाज नहीं आ रही साफ, फिर से बोलो। सर हमने इसे पैरेलल में जो लिया वो वाला पार्ट एक बार प्लीज दोबारा बताना। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स हैं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में मतलब कि क्या हुआ, पैरेलल में मतलब कि ये अभी मैं एक वोल्टेज मान ले रहा हूं V, ठीक है। पैरेलल में इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, दोनों के वो क्रॉस वोल्टेज सेम है, इसलिए मैंने इस वोल्टेज को अपना रेफरेंस फेजर मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इस ट्रांसफार्मर को भूल जाओ, ये मैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने रेफरेंस क्यों माना, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। अब रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना है, आईसी है। इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना है, आईएम है, ठीक है। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस पे फोकस करो। रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है V बार, करंट है IC बार, और रेसिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो मैं IC को कहां बनाऊंगा, अब V बार के साथ ही बनाऊंगा, तो IC यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इंडक्टर पे। इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, सेम है, V बार है। उसका करंट कितना है, IM बार है। इंडक्टर में लेकिन क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो IM बार कहां पर मुझे बनाना चाहिए, V बार से 90 डिग्रीज लैगिंग, दिस करंट शुड बी IM बार, ठीक है सर। ठीक है। अब यहां पर देखो IC और IM के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्रीज का एंगल है। अब हम सिर्फ IC और IM की बात कर रहे हैं, V बार को भूल जाओ। IC और IM के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है, प्लस IC जो है वो लीड कर रहा है IM, है ना। अब यहां से आ जाओ ट्रांसफार्मर वाले केस में। ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए था, वहां पर हमने जब फेजर डायग्राम बनाया था तो हमने क्या किया था, सबसे पहले फ्लक्स बनाया था, राइट। सो दिस वाज द फ्लक्स एंड दिस वाज द कॉज ऑफ द फ्लक्स, जिसको हमने आई नॉट कहा था। फिर हमने क्या कहा कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है
IM जो इसका काम है फ्लक्स प्रोड्यूस करना, और एक कंपोनेंट है 90 डिग्रीज पर IC जिसका काम है कोर लॉस को कॉम्पनसेट करना। तो अब यहाँ पर देखो IC और IM के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज है और IC इज लीडिंग IM। तो अगर आप इस ढंग से बनाओगे जब, तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, है ना। ये देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं बिल्कुल, 90 डिग्रीज एंगल और IC इज लीडिंग IM। दिस शुड बी retained while showing these parameters in the equivalent circuit. Is it all right? इसमें और किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट नॉन आइडियलिटी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो कोर लॉस है, ये मैंने आपको बताया दो तरह, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें याद हो, हिस्टेरेसिस और एडी करंट। ये दो तरह के लॉसेस कोर के अंदर हो रहे हैं। कैसे कम करना है वो मैंने आपको बता दिया, रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। कई बार आप देखोगे कि कोर लॉस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं हम आयरन लॉस। उसको हम आयरन लॉस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये वाले जो पावर लॉस हो रहा है ये कोर के अंदर हो रहा है। कोर जो है वो नॉर्मली किसी फॉर्म ऑफ आयरन से बना हुआ है, राइट। स्टील इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ आयरन, तो इसीलिए हम इसको आयरन लॉसेस कह रहे हैं। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि व्हाट आर आयरन लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, तो बच्चे जो बहुत क्रिएटिव हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ के आ जाते हैं, वो कहते हैं कि सर ट्रांसफार्मर को यूज करते करते समय के साथ उसका जो आयरन है वो खत्म हो जाता है, उसी को हम आयरन लॉस कहते हैं। ठीक है, तो इतने ब्रिलियंट बच्चों को फिर से उसी सेमेस्टर में रखा जाता है फिर, ताकि वो ब्रिलियंस इंप्रूव करें। हमें ऐसा आंसर नहीं देना है। आयरन लॉस आयरन का लॉस नहीं है। आयरन लॉस इज अ टाइप ऑफ पावर लॉस which is taking place in the core. That is why we are calling it iron loss. ठीक है, so this is the first type of loss which is taking place, type of power loss which is taking place in the transformer. अब हम आ जाते हैं एक और नॉन आइडियलिटीज। बाकी नॉन आइडियलिटीज बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन आइडियलिटीज और उन सबको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो पहली नॉन आइडियलिटी मैंने कोर के लिए बताई थी कि कोर के अंदर हिस्टेरेसिस है। दूसरी नॉन आइडियलिटी है लीकेज ऑफ फ्लक्स। जब हमने ट्रांसफॉर्मर बनाया, दिस वाज द कोर, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहां से करंट फ्लो हुआ। अभी मैं सेकेंडरी को ओपन रखा हुआ है मैंने, उस डिस्कशन पे हम बाद में आएंगे कि इसको क्लोज करने पर क्या होता है। और हमने कहा कि इस आई नॉट के कारण एक फ्लक्स बन गया फाई, है ना। तो फिर इसके बाद हमने नॉन आइडियलिटी और आइडियलिटी दोनों देखी कि कैसे वो दोनों सेम फेज में हो सकते हैं, आई नॉट लीड करेगा फ्लक्स को। इसमें हमने एक चीज अभी छोड़ दी थी कि यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा होगा आई नॉट के कारण, उसका एक पार्ट तो ऐसा होगा जो दूसरे वाइंडिंग तक पहुंच जाएगा, लेकिन एक पार्ट ऐसा होगा जो यहीं पर रह जाएगा, हवा में रह जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स का जब लीकेज होगा तो नेचुरली हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को प्रोड्यूस करने की। ये वाली वैल्यू अगर आप सेम चाहते हो तो आपको ये वाला पार्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द फ्लक्स तो लीक हो जा रहा है, वो तो इस कोर के अंदर रह ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, लेकिन ये होगा हमेशा, यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप बहुत अच्छी वाइंडिंग बना सकते हो, बट सम पार्ट ऑफ द फ्लक्स विल ऑलवेज गेट लीक्ड। तो इसको हम कैसे इनकलकेट करें हम ट्रांसफॉर्मर में? तो उसको इनकलकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बिहेवियर को चेक करेंगे, इसके कारण क्या हो रहा है। देखो लीकेज फ्लक्स है, फ्लक्स लीक हुआ, करंट ऑल्टरनेटिंग था, तो ये जो लीकेज फ्लक्स है ये भी कैसा है, ये भी ऑल्टरनेटिंग है। ये वाला फ्लक्स किसको कट कर रहा है, देखो ये जो बीच वाला फ्लक्स है फाई, इसने प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को कट किया, और कट करने के कारण क्या हुआ था, ईएमएफ इंड्यूस हुआ था।
कहां पर हुआ था? दोनों में हुआ था, क्योंकि इसने दोनों को कट किया। लीकेज फ्लक्स लेकिन किसको कट कर रहा है? अकेली प्राइमरी वाइंडिंग को ही कट कर। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण भी ईएमएफ बनेगा, लेकिन कहां पर बनेगा? सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग में ही बनेगा, सेकेंडरी तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि जा ही नहीं रहा है फ्लक्स। लेकिन जब कभी सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा तो उसका खुद का उसका भी एक लीकेज फ्लक्स होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स कहां पर ईएमएफ इंड्यूस करेगा? सिर्फ सेकेंडरी में करेगा, वो प्राइमरी का तक कोई इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं रहे। तो लीकेज फ्लक्स के कारण क्या होता है? लीकेज फ्लक्स के कारण ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इंडिविजुअली, दोनों में अपना अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। अब इस इफेक्ट को हम सर्किट डायग्राम में कैसे शो करें? तो हमें एक ऐसा कंपोनेंट चुनना पड़ेगा आर, एल और सी में से, जिसमें इस तरह की चीज होती है। तो हमने देखा कि इस तरह की चीज सिर्फ इंडक्टर में होती है, कि उसमें जब करंट फ्लो होता है तो ईएमएफ इंड्यूस, राइट। तो लीकेज फ्लक्स को शो करने के लिए हम एक इंडक्टेंस यूज करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में भी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। फाइनली जो थर्ड नॉन आइडियलिटी है वो है बोथ वाइंडिंग्स हैव रेसिस्टेंसेस। दोनों वाइंडिंग्स में रेसिस्टेंस भी है, तो रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा? उसके कारण भी पावर का लॉस, आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो अब ये सारी चीजें मिलाकर मैं यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। लीकेज ऑफ फ्लक्स के बाद हमने कौन सी नॉन आइडियलिटी लिखी है? लीकेज ऑफ फ्लक्स के कारण मैंने लिखी है रेसिस्टेंस। जो वाइंडिंग्स है उसका रेसिस्टेंस अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया था, है ना, वो प्योर मटेरियल तो है नहीं। तो जब हम वाइंडिंग बनाएंगे तो वाइंडिंग का कुछ रेसिस्टेंस होगा, दोनों वाइंडिंग्स का, ठीक है। तो अब ये सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं। नाउ आई एम ड्राइंग इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको क्या बताया, हमेशा स्टार्ट करो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर से। सो दिस इज द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये जो मैंने डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर बनाया। अब इसमें नॉन आइडियलिटीज ऐड करो। सबसे पहले नॉन आइडियलिटी थी कोर, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, उसके लिए हमने ये एक शंट ब्रांच बनाई। दिस इज आरसी, दिस इज एक्सएम, दिस करंट इज आई नॉट, दिस इज आई सी एंड दिस इज आई एम, है ना। ये अभी तक हमने पढ़ लिया। अब प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इस वाइंडिंग का कुछ रेसिस्टेंस है, वो मैंने शो कर दिया। इस वाइंडिंग में फ्लक्स का लीकेज हो रहा था, उसको शो करने के लिए एक इंडक्टेंस लगा दिया। इसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लीकेज हो रहा है, वहां का भी फ्लक्स एक मैंने इंडक्टर बना दिया, उसका भी एक रेसिस्टेंस है, वो भी मैंने यहाँ शो कर दिया रेसिस्टेंस, राइट। अब देखो, इसको हम कहेंगे स्मॉल r1, क्योंकि प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस है। इसको हम कहेंगे x1, ये रिएक्टेंस है, डायरेक्टली l के फॉर्म में नहीं दिखा रहा हूं मैं, रिएक्टेंस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, 2 पाई इंटू l, और जहां भी x होता है वहां हम j भी यूज करते हैं। तो jx1, दिस इज jx2, दिस इज r2, राइट। यहां पर जो हम वोल्टेज दे रहे हैं दिस इज v1, यहां पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा लोड के लिए वो मिलेगा v2। प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो E1 है, लेकिन हम उसको यहाँ माइनस E1 से शो करते हैं। लेंस लॉ हमने पढ़ा था, V1 इज इक्वल टू माइनस E1 था आइडियली, सो दिस इज माइनस E1, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E2। अब ये रिलेशनशिप्स पर हम कल डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अब ये जो मैं बड़ा वाला सर्कल बना रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बिहेवियर। ये जो छोटा वाला डॉटेड लाइंस है ये था एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल में नॉन आइडियलिटीज जब आपने छोटी छोटी करके ऐड कर दी, तब हमें जो ओवरऑल बिहेवियर इस सर्किट का दिखाई देगा वो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जैसा बिहेवियर इस सर्किट का दिखाई, लेकिन इसका, हाँ सर एक बार ये पॉइंट दोबारा बताना, आपने ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस क्यों लगाया? देखो, प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ रेसिस्टेंस होगा, उस रेसिस्टेंस को यहां पर शो किया मैंने R1,
ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसको मैंने यहां शो किया है R2। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में फ्लक्स लीक हो रहा है। ये लीकेज फ्लक्स जो है ये भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। ये फ्लक्स क्या करेगा, इस सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग में वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर आएगा, जो भी करंट फ्लो है I × JX1। इसलिए मैंने यहाँ इंडक्टर शो किया है, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ फ्लक्स बनता है और एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो लीकेज के इफेक्ट को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर सीरीज में एक इंडक्टर लगाया है। ऐसा ही लीकेज सेकेंडरी साइड में भी होगा, तो उसको शो करने के लिए मैंने एक इंडक्टेंस या रिएक्टेंस शो किया है, रिएक्टेंस X2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब सारी जोड़ तोड़ करके जो सर्किट बना है, ये एक नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर के बिहेवियर को शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप ट्रांसफार्मर खोलोगे तो उसके अंदर R1 X1 ये शंट में ब्रांच ये सब दिखाई देंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक ट्रांसफार्मर दिखेगा, कोर वाइंडिंग्स। सर ये R1 R2 है जो ये रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स है। हाँ, ये वाइंडिंग के रेसिस्टेंस, ओके सर। उसको हम शो कर रहे हैं सिर्फ इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसके बेसिस पर अब हम बाकी की चीजें समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, सो आई विल शेयर दीस स्लाइड्स एंड दिस रिकॉर्डिंग विद यू, एक बार आप रिव्यू करना।